गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में देखेंगे आपको ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू, जिसमें कहते हैं सुपर 30 एमसीक्यू के आपसे स्वागत है। और इस क्लास में आपको मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हर एक सब्जेक्ट के कवर, मतलब हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर के कवर हुए हैं। यदि आप इसे अच्छे से करते हैं तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप अच्छे से करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू होगा सुपर 30 एमसीक्यू ज्योग्राफी का। तो मानव समाज के बीच और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्योंकि ये वीवीआई है। तो ये जो सिद्धांत है वो फेडरिक रेडजेल ने दिए थे। किन्होंने दिया था? फेडरिक रेडजेल ने दिया था। रूको और जाओ का सिद्धांत ग्रेफिथ टेलर ने दिया था। और ये दो व्यक्ति भी कोई सिद्धांत दिए थे। तो फेडरिक रेडजेल ने कौन सा सिद्धांत? ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। नवनियतिवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो नवनियतिवाद विचारधारा के प्रतिपादक ग्रेफिथ टेलर हैं। कौन है? ग्रेफिथ टेलर हैं। आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल के जनक बार बार पूछा जाता है आपको, फेडरिक रेडजेल ये मानव भूगोल के जनक हैं। ठीक, ये क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। एशिया महाद्वीप में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? आपको याद रखना है, एशिया महाद्वीप में आपके 60% जनसंख्या निवास करती है, जो कि सबसे अधिक है हर एक महाद्वीप में से। रुको एवं जाओ का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो रुको एवं जाओ का जो सिद्धांत है वह आपका ग्रेफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। किस महाद्वीप की जनसंख्या दर सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है कि एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या, नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या दर बोले, यदि जनसंख्या दर बोले, जनसंख्या दर बोले, अगर जनसंख्या ये दर ये शब्द आए तो आपको मारना है अफ्रीका। क्या मारना है? अफ्रीका। लेकिन ये दर ना रहे तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो आपको मारना है एशिया। एशिया, समझ में आ गया? तो ये दोनों आपको ध्यान में दे रखना है। निम्न में से कौन जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो निम्न में से प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आपका जलवायु, मिट्टी, नगरीकरण, इनमें से सभी ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 1 मिनट्स आते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा कुछ काम था तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो हम कहाँ पे? 7वां नंबर पे। निम्न में से कौन जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है? तो आपको जानना है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, जलवायु भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, मिट्टी भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, नगरीकरण भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, अर्थात इनमें से सभी। समझ में आ गया? फेडरिक रेडजेल की प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो फेडरिक रेडजेल का सबसे प्रमुख ग्रंथ, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, फेडरिक रेडजेल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी है वो फेडरिक रेडजेल के द्वारा लिखा गया था। और जनरेलियस, जियोग्राफिया जनरेलियस, ये भी पूछा जाता है। जियोग्राफिया जनरेलियस जो नामक पुस्तक है वह बर्नहार्ड के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन, जियोग्राफिया जनरेलियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो हैं बर्नहार्ड वारेनियस ने जियोग्राफिया जनरेलियस नामक पुस्तक लिखे थे। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारा चीन का है। चीन का है। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार चीन का है। यदि 2026 के जनगणना के अनुसार, 200 अभी जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है तो अभी नहीं निकले हैं डाटा, तो यदि कि 2011 के जनगणना से अनुसार दिया जाएगा तो आप चीन लगाइएगा, लेकिन वर्तमान समय में बोलेगा तो आप भारत पर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, इसी के लिए अभी उतना कंफर्म नहीं है। तो यह हम बता दिए, 2011 अगर दिया तो अब चीन, यदि वर्तमान पूछा तो भारत।
रुको और जाओ की सोच संख्या किस विचारधारा को दिया गया? तो किस विचारधारा को रुको और जाओ की संख्या दिया गया है? तो आपको याद रखना है नव नियतिवाद विचारधारा। इसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञानिकवाद भी विचारधारा भी कहते हैं। बल्कि वाद, ये निश्चयवाद और ये नियतिवाद, ये दोनों एक ही हैं। आपको नियति नहीं, जब तक आपको नव नियतिवाद नहीं देंगे तब तक आपको नहीं मानना है कि नियतिवाद भी एक अलग विचारधारा है। समझ में आ गया? विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस द्वीप में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व की किस द्वीप में है? तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या आपका सिंगापुर में है। सिंगापुर एक देश है लेकिन ये एक द्वीप भी है। तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या आपके सिंगापुर द्वीप में है। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश की है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको का है। किसका है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको का है। यदि देखते हैं तो उसके बाद चीन आता है। ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 और पश्चिमी बंगाल का 10,000 कितना है? 28 है। 1028 1106 है और यह है 1028 पश्चिमी बंगाल का। यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक किसका है? दिल्ली। और सबसे कम किसका है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको याद रखना है। 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में, मान के चलिए यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के दायरे में टोटल कितने व्यक्ति रहते हैं उन्हीं की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है तो वह 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। इस कारण से अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 है। ठीक है। मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था? आपको याद रखना है कि मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में दिया था। इसी को आपको कह दिया जाएगा 1980 के दशक, यानी कि 80 से लेकर के 90 तक के जो 10 साल के गैप होते हैं उन्हें दशक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक किन तत्वों पर आधारित होती है? तो मानव विकास जो सूचकांक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों तत्वों पर आधारित होती है कि इन्हीं तीनों तत्वों के आधार पर हम मानव के विकास को मापते हैं। यदि शिक्षा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो हम मानते हैं कि उसका सारा कुछ अच्छा है। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले किसने जारी किया था और कब? मानव विकास सूचकांक जो है सबसे पहले 1990 ईस्वी में महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था और इन्हीं एक फेमस अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के महबूब उल हक, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। निम्न में से कौन मानव विकास के उपागम है? तो आपको याद रखना है कि आय, कल्याण और क्षमता उपागम, ये सभी ही क्या है कि मानव विकास के उपागम है। अगर पूछा जाएगा कि मानव विकास के कितने उपागम है तो आपको मारना है 4, जिसमें से 3 यहाँ है और एक है आवश्यकता आधारित उपागम। चौथा क्या है? आवश्यकता आधारित उपागम। मानव विकास के कितने स्तंभ होता है? तो आपको याद रखना है मानव विकास के टोटल 4 स्तंभ होते हैं। टोटल कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ। एक होता है समता, पहला आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है, समता हो गया। दूसरा आपका हो गया समता के बाद सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता। तीसरा आपका हो जाता है, आप इसे लिख सकते हैं, तीसरा आपका होगा सशक्तिकरण। तीसरा सशक्तिकरण और आपका चौथा हो जाता है उत्पादक। उत्पादक आपका क्या हो जाता है? चौथा उत्पादक। तो ये चारों जो हैं, ये चारों को ही हम मानव विकास के क्या बोलते हैं? स्तंभ कहते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो कितने स्तंभ होते हैं? तो आप लिखिएगा टोटल 4 स्तंभ होते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है? यह संयुक्त
राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष जारी किए जाते हैं और इन्हीं के अनुसार हमारा भारत कितनवां स्थान पर, हमारे देश का मानव विकास सूचकांक 134वां स्थान पर है, हम हैं। सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। उसके बाद है नीदरलैंड, नीदरलैंड ने नॉर्वे है, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद सेकंड स्थान पर नॉर्वे। तो ये दो देश सबसे ऊंचा श्रेणी में सबसे प्रथम और द्वितीय स्थान पर, ये प्रथम ये दूसरा, ये दोनों अपने जगह को बनाए रखें, सबसे ज़्यादा खुशहाली है। यही मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो UNDP, या तो हिंदी में आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कह सकते हैं, याद रखना है। अरे मानव विकास जो सूचकांक है ये जारी तो ये करते हैं, लेकिन किनके कहने पर? निर्वाचन आयोग के कहने पर, ठीक है, हमारे देश में। अगर देश का पूछा जाए, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के घटक है? ये बार बार पूछे जाते हैं कि ये 3 नंबर में लिखने के लिए भी देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देते हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर दोनों ही क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक है? अब प्रतिकर्ष कारक को देखना है, जो हमें क्या करे? अपनी ओर खींचे, हमें उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करे, तो वो प्रतिकर्ष कारक है। यदि हमें कोई स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है तो प्रतिकर्ष कारक है। कैसे? राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़ा होते हैं तो हमें कहते हैं कि यहाँ नहीं रहना है, हम लोग का भी जान मान का हानि, हम छोड़ के भाग जाते हैं। प्रतिकूल जलवायु, वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, बार बार क्या आता है? भूकंप आ जाता है, बार बार सुनामी आ जाता है, तो वहाँ से लोग उठ पाट के भाग ही जाएंगे। तो एक होता है महामारी, कोरोना जैसे बीमारी, कहाँ कहाँ से भाग भाग के लोग आ रहे थे, देख रहे थे, क्यों? क्योंकि वो प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, अपकर्ष कारक बुलाते हैं, आओ मेरे पास, ये होते हैं। तो किन कहा गया, निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक है? तो प्रतिकर्ष कारक जो है कौन से? प्रतिकूल जलवायु प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये सारा प्रतिकर्ष कारक है, यहाँ पे आपको नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन से नहीं होंगे आपके? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वो अपकर्ष कारक है। रोजगार, रोजगार ये नेगेटिव है, तो ये आपके हो जाएंगे। चौथे नंबर, निम्न में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? नहीं है, तो ऑप्शन में बदलाव कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन में रोजगार। तो रोजगार प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये अपकर्ष कारक है, ये तीनों प्रतिकर्ष कारक हैं, ठीक है, ये याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य में सबसे अधिक साक्षर है? भारत का कौन सा राज्य सबसे पढ़ा लिखा है? आप बोलिएगा केरल। सबसे कम कौन है? बिहार, याद रखना है। भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है? बार बार पूछे आने वाला क्वेश्चन है, बिहार का है। और सबसे ज्यादा स्त्री साक्षर और सबसे कम पुरुष साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। अपकर्ष कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे देखने को अपकर्ष कारक, हम बोले थे कि अपनी ओर खींचने वाला हर एक वो अपकर्ष कारक है, तो कौन नहीं है अपकर्ष कारक? रोजगार है अपकर्ष कारक, बेहतर शिक्षा है अपकर्ष कारक, स्वास्थ्य अपकर्ष कारक, और महामारियां ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्रतिकर्ष कारक हैं क्योंकि वो छोड़ने के लिए हमें अपने स्थान को मजबूत करते हैं। जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था क्या है? जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में क्या था, यह पूछा जाता है कि जनसंख्या संक्रमण के हम तीनों अवस्थाएं पढ़ा चुके थे। प्रथम अवस्था में क्या थे? उच्च मृत्यु दर, आप बोलिएगा यस, उच्च मृत्यु दर भी था। उच्च जन्म दर, या ये भी था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। प्रथम अवस्था में मृत्यु दर भी उच्च, जन्म दर भी उच्च थे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो आपको बोलना है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। सबसे कम में अंडमान निकोबार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? देखिए बार बार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1.21 करोड़, 121 करोड़ था 2011 के अनुसार हमारा भारत का जनसंख्या। तो ये थे आपके टोटल 29, और एक क्वेश्चन आपको नहीं है 29 ही क्वेश्चन, ये हाँ ये 30 क्वेश्चन था, ये टोटल 30 क्वेश्चन था। तो आपका सुपर 30 MCQ का जो अभी है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर 30 MCQ का सेकंड क्वेश्चन बैंक लाएंगे, उसमें आपको उससे भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।